मम्मा, मैंने आपको बताया था ना, मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती है जो अक्सर अपना टिफिन रिसेस से पहले ही खा लेती है। आज उसको बहुत डांट पड़ी। पीटी वाली मैम ने देख लिया। स्कूल से आते ही 10 वर्षीय सोनल ने अपनी माँ से कहा, अच्छा, खैर ये तो होना ही था। अगर रोज इस तरीके से पढ़ाई के समय में खाना खाएगी तो डांट तो पड़ेगी ना। हाँ मम्मा, और पता है, बाकी सब लोग तो रिसेस में ही खाना खाते हैं साथ मिलकर। और अगर हम उससे पूछते हैं ना, तो हमेशा यही कहती है कि मैंने खाना खा लिया। एक दो बार तो हमने पूछा भी कि तू खाने में क्या लाई है, तो कहने लगी पहले तुम बताओ। और मैंने जब बताया कि मैं छोले लाई हूँ, तो ना कहने लगी, अरे मैं भी तो छोले ही लेकर आई थी, लेकिन मैंने खा लिया। पता है, वह हमेशा यही बहाना करती है कि मैं भी आज यही सब्जी लाई थी, हमने भी यही सब्जी बनाई थी। लेकिन ये कभी नहीं बताती कि वह क्या लाती है। मुझे तो लगता है उसकी मम्मी अचार और रोटी दे देती होंगी, इसीलिए उसे बताने में शर्म आती होगी। इतना कहकर सोनम हंसने लगी। चलो अब हंसना बंद करो और अंदर जाकर कपड़े चेंज करो, मैं फटाफट खाना गर्म कर देती हूँ। सीमा के मुंह से यह सब सुनकर सोनम भी अंदर चली गई और सीमा खाना गर्म करने। लेकिन मैं, सीमा की सास शांति देवी, वहीं खड़ी रह गई। आज तो हमने भी यही सब्जी बनाई है। सोनम के कहे हुए यह शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे, मानो मुझे जबरदस्ती पकड़कर अतीत की गलियों में ले जा रहे थे। उन्हीं गलियों में जहां मेरा बचपन बीता था। उस समय मैं लगभग 9 साल की थी। मुझसे बड़ी दो और बहनें थी, एक 12 साल की और एक 14 साल की। उस जमाने में बेटे के मुंह में अक्सर अनचाही बेटियां पैदा हो जाती थी। बस शायद यही हो रहा था हमारे घर में भी। आर्थिक हालात इतने मजबूत नहीं थे कि बढ़ते हुए परिवार का अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सके, लेकिन फिर भी वंश बिल को बढ़ाने वाले बेटे की चाह में हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा था। मेरे बाद एक और बेटी पैदा हुई, लेकिन वह पैदा होते ही ईश्वर को प्यारी हो गई। उसके बाद एक बार फिर से कोशिश की गई, ताकि 4 बेटियों के बाद ही सही इस घर का वंशज आ जाए। लेकिन 4 बेटियों के बाद माँ के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि एक बार फिर से गर्भवती हो सके। तरह तरह की पूजा की गई, मन्नतें मांगी गई, खूब पैसा लुटाया गया। फिर चाहे वह पैसा हमारे रोजमर्रा की जरूरतों पर भारी पड़ गया, क्योंकि इस वंश को बढ़ाने के लिए एक बेटे की जरूरत, और उस बेटे को बुलाने के लिए और पूजा पाठ और मन्नतें सब कुछ किया गया। और वह करने वाले मेरे बाबा और दादी थे, और माँ ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन न जाने क्यों अब माँ गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी। शायद कमजोर होता शरीर उन्हें एक बार फिर से एक नए जीवन को जन्म देने की अनुमति नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी प्रयास जारी था। लगभग 1 साल बाद माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके चलते घर में खुशियां छा गई। अपनी आर्थिक स्थिति से दुगना खर्च किया था बाबा ने। कर्जा लेकर अपने लाडले बेटे का नामकरण संस्कार किया था। सबको बोझ करवाया था। आखिर दादी का लाडला पोता, उनका नाम लेवा, उनकी सोने की सीढ़ी जो इस दुनिया में आई थी। खैर, कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे माँ की तबीयत खराब रहने लगी। हालांकि उस समय उम्र कम होने की वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव होता था, जिसकी वजह जानने के लिए कभी बाबा उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। घरेलू इलाज करते रहे, कुछ वैद्य हकीम को भी दिखाया, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च किए, लेकिन शायद कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन अम्मा अपने चारों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। एक तरफ खराब आर्थिक स्थिति, तो दूसरी तरफ अपने लाडले बेटे के नामकरण पर लिया हुआ कर्जा, उस पर माँ का वो आकस्मिक निधन। इन सब बातों ने बाबा को परेशान कर दिया। ऊपर से चारों बच्चों को संभालना। हालांकि हम तीनों बेटियां तो बड़े हो चुके थे, लेकिन एक छोटे से बच्चे को संभालना दादी के लिए भी भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ कर्जदार घर पर आकर बाबा को परेशान करने लगे थे। इस तरीके से कर्जदारों का घर आना, शोर मचाना बाबा को बहुत परेशान करता था। बहुत उदास रहने लगे थे बाबा। ये तो शुक्र है कि घर अपना था, वरना शायद छत भी हाथों से चली जाती। हालांकि एक बार घर बेचकर सारा कर्ज चुकाकर दूसरी जगह चले जाने की बात भी कही थी बाबा ने, लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया। खैर, धीरे धीरे उन्होंने घर के सामान बेचकर ज़्यादा मेहनत करके जैसे तैसे कर्जा चुकाया। लेकिन अब आर्थिक हालात और भी खराब हो गई थी। दोपहर का खाना अगर बन जाता तो रात का खाना कहाँ से बनेगा, ये चिंता लगी रहती थी। कमाने वाले अकेले बाबा थे, और हम 6 जन थे जिनका पेट उन्हें भरना था। दादी की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। ऐसे में अक्सर बड़ी दीदी ही खाना पकाती थी। और खाना क्या पकाती थी, केवल रोटियां सेक देती थी, जिन पर थोड़ा सा तेल लगाकर नरम करके हम खा लेते थे।
पूरा मोहल्ला हमारी खराब आर्थिक स्थिति से वाकिफ था, लेकिन फिर भी कभी किसी के आगे झुकना हमें मंजूर नहीं था। शायद इसीलिए घर का सामान बेचकर भी बाबा ने कर्जा चुकाया था, ताकि यूं बार बार कर्जदारों का घर आना उन्हें शर्मसार ना करे। और इसीलिए अक्सर हम झूठ भी बोला करते थे, बहाने भी बनाते थे कि हमने खाना खा लिया है, या आज हम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने जाएंगे, या आज हमारा व्रत है। हम तो जैसे तैसे काम चला लेते थे, लेकिन अपने छोटे भाई को अपने हिस्से का भी दे देते थे, जिसे देखकर अक्सर दादी और बाबा की आंखें छलक जाती थी। कई बार जब घर में सब्जी नहीं बनती थी और अगर किसी ने पूछ लिया कि तुमने क्या सब्जी बनाई है, तो हम भी यही कहते थे, आज तो हमने भी यही सब्जी बनाई है। चाहे हमने खाना ही ना बनाया हो, लेकिन डर रहता था कि कहीं पड़ोसी ने गलती से सब्जी मांग ली तो क्या देंगे। इसीलिए यही बहाना उचित लगता था कि अरे, आज तो हमने भी यही सब्जी बनाई है जो आपने बनाई है। और पड़ोसी अक्सर कह देते थे, तुमने भी आज पनीर बनाया है क्या? हम भी चुपचाप हाँ में सिर हिला देते थे, क्योंकि जानते थे पनीर तो बहुत दूर की बात है, हमने तो सब्जी भी नहीं बनाई। सूखी रोटियां खाकर पेट भर लिया, कभी नमक मिर्च लगाकर खा लिया, तो कभी अचार से काम चला रहे थे। कभी कभी कह देते थे, बाबा रात को आएंगे ना, तब हमें होटल में लेकर जाएंगे। आज इन सब बातों को याद कर रही हूँ तो सोच रही हूँ, क्या हमारे पड़ोसी इतने बुद्धू थे जो हम छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा किए गए बहाने उन्हें समझ नहीं आते थे? समझ तो जरूर गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से हम बच्चियां अपने पिता की पगड़ी का मान रख रहे थे, अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे थे, बस उसी तरह वो भी अपने पड़ोसी बच्चियों के बहानों का सम्मान कर रहे थे। और आज ठीक उसी तरह सोनल के साथ पढ़ रही वह बच्ची भी शायद अपने माता पिता को शर्मसार होने से बचाने के लिए चुपचाप अकेले अकेले खाना खा लेती है, ताकि कोई ये जान ना सके कि वह क्या लाई है, या फिर लाई ही नहीं। सच्चाई क्या है, यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, अगर मौका मिला तो जानने का प्रयास जरूर करूंगी। और अगर वह बच्ची मेरी तरह किसी परेशानी से गुजर रही है, तो उस परेशानी, उस समस्या का समाधान भी जरूर करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और बेहतरीन कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिले। धन्यवाद।